हो चुका है आगाज रन का। युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आप लोगों का एग्जाम का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। जितने सारे वीडियोस अपलोड करें उनको देखिए, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम अच्छा हो सके। और भी आप वीडियोस की संख्या बढ़ेगी क्योंकि एग्जाम अब आप लोग का सामने आ रहा है। क्योंकि अब दोस्तों आप लोगों का जो है वीकली टेस्ट, उसका भी पैटर्न बदल चुका है। और ये दोस्तों बिल्कुल नए पैटर्न पर, न्यू पैटर्न पर होने वाला है, ठीक है। इस बार तो इस बार जो आप लोगों का होने वाला है 9 तारीख को आप लोगों का वीकली टेस्ट, ठीक है, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछ जाएंगे, जैसे आज में इस वीडियो में बताने वाले हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल रहेंगे। 10 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 ठो सब्जेक्टिव, इसमें भी अति लघु, लघु, दीर्घ, हर एक प्रकार क्वेश्चन दिखाएंगे और इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, सभी को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल डिट्टो यही पैटर्न आप लोग का रहेगा एग्जाम में। देखिए पहला सवाल क्या है कि सल्फर अर्धहाइड्रेट यानी कि हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, ठीक है। सल्फर हेमीहाइड्रेट जो होता है, या फिर सॉरी सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है, जो CuSO4.12H2O होता है ना, वो वाला, तो क्या होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। सॉरी सी बोल रहे हैं, CuSO4.12H2O होता है और CuSO4.2H2O होता है। तो इसका क्या करेंगे, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हेमीहाइड्रेट बोलेगा तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट, हेमीहाइड्रेट बोला है मतलब अर्ध, तो हाफ H2O, 1/2 H2O। वहीं यहाँ पर डॉट 2H2O बोल दे तो हो जाएगा प्लास्टर, सॉरी उसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच, जब आप लोग का पेट खराब हो जाता है, खट्टा खट्टा डकार आते हैं, लोग बस आप जाकर कहीं शादी पार्टी में ज्यादा खा लेते हो तो खट्टा खट्टा डकार आने लगता है ना, तो अब अम्लीय हो गया शरीर में, तो उसको भाई छार करना पड़ेगा, यानी एंटासिड देना पड़ेगा। एसिड का उल्टा एंटासिड आपको देना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है आप डाइजिन का गोली खा लो, हो सकता है आप इनो घोल के पी लो, ठीक है। तो ये सारा चीज। कास्टिक सोडा का अनुसूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, याद रखिएगा NaOH, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिपथ में विद्युत धारा मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल एग्जाम में देखेंगे, इसलिए आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी का भी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप ही को कह रहे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने से आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप में, सभी को शेयर कर दो ताकि सभी कोई देखे और पैटर्न समझ जाए किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा हम लोग जिससे मापते नहीं, कितना धारा बह रहा है भाई, किसी को करंट मार दिया, धारा कितना बह रहा है, 5 एम्पियर बह रहा है कि 100 एम्पियर बह रहा है कि 10 एम्पियर बह रहा है, पता तो होना चाहिए। तो उसको हम किससे मापेंगे, तो एम्पियर से। सीधा एक एम्पियर, सॉरी आमीटर लगा दूं, वहां पर कितना धारा बह रहा है, सीधा सुई, जैसे ये आमीटर है, यहाँ पर रीडिंग रहेगा, सीधा सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिखा जाएगा कितना धारा उसमें बह रहा है। तो आमीटर से नापते हैं बाबू। चलो आगे देखो, परिपथ में विद्युत धारा किधर बहती है, तो ये बहती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण। देखो ऐसा होता है ना, बैटरी लगा होता है यहाँ पर, मान लो इधर से रहता है ये, फिर उसके बाद ये, फिर इसके ऐसा ऐसा, ठीक है, इस प्रकार लगा रहता है, तो धारा इधर से होकर बहता है ना, इस प्रकार से बोल रहा है, समझ गए। चलिए, आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा था, तो याद रखिएगा, आमीटर को जब भी परिपथ में जोड़ते हैं तो हमेशा और हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर वोल्ट मीटर का बात बोले, सर वोल्ट मीटर क्या होता है, अरे भाई जिससे वोल्टेज मापते हैं, जैसे आमीटर से धारा मापोगे ना, तो वोल्टेज भी मापने का कुछ मशीन होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। और आमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा किसमें, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो आमीटर का बात बोला है, श्रेणी क्रम को मार दो गोली, चलाओ आगे खेले होली। ये देखो 7 नंबर, निम्न में से कौन, देखो टेंशन मत लो, एग्जाम सामने आ रहा है, बट हंस खेल के पढ़ तो ज्यादा सीखोगे, ठीक है, टेंशन लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बायोलॉजी में आगे मादा जनन तंत्र का भाग, तो आप लोग देख के बोलोगे कि सर शुक्र वाहिका, ये तो पुरुष का है, शुक्र तो पुरुष में बनते हैं ना, शुक्राणु पुरुष में बनते हैं, पुरुष में, तो शुक्र वाहिका भी पुरुष में होता है, मादा जनन तंत्र का भाग ये नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाहिनी, ये सभी मादा जनन तंत्र का भाग है। पराग कोश में पराग कण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा है। इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं, जितना सवाल मैं लाया हूं ना, हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में, आपके चाहे बोर्ड एग्जाम पूछा हो, चाहे आपका टेस्ट में पूछा हो, मॉडल पर दिया हो, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो देखो स्त्री केसर का भाग नहीं है कौन, यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय की पराग कोश, ठीक है। तो स्त्री केसर का भाग नहीं है यहाँ पर आप लोग का पराग कोश, ठीक है, पराग कोश आप लोग का स्त्री केसर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है क्या, गर्भाशय, भैया आदमी के पास थोड़ी गर्भाशय होता है। चलो आगे देखो,
अब दोस्तों आप लोगों का इस प्रकार 10 सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पहले प्रश्न से शुरुआत होता है इसका। विद्युत धारा का ऐसा मात्र लिखिए, किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्र लिखिए और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई विद्युत धारा को हम लोग ऐसा मतलब क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं ना, और इसको ए से सूचित करते हैं। तो ये विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर यानी ए से डिनोट करते हैं। और किसी चालक में धारा मापने के लिए अभी मैंने कहा किसका प्रयोग करते हैं, आममीटर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। आगे देखो, जब किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। बोला कोई पुष्प है, ठीक है, मतलब फूल है, फूल खुले हैं गुलशन गुलशन तेरी याद आ जाए। चलो किसी को याद मत करो और पढ़ाई को याद करो। तो जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों को होते हैं ना, तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या कहते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। जैसे गुड़हल, सरसों आदि। अगर किसी पुष्प में पुंकेसर भी रहेगा, स्त्रीकेसर भी रहेगा, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, दोनों रहेगा तो उन्हें बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। ये हो गया गुड़हल, सरसों। ऐसा पूछ सकता है कि उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दे, तो आपको गुड़हल में टिक करना होगा या सरसों में टिक करना होगा, जो रहेगा ऑप्शन और इसी में मारोगे कैप्शन। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, जो थोड़े से बड़े आंसर करके लिखने पड़ेंगे। क्या प्रश्न कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो होता है दोस्तों, अम्लीय क्यों नहीं होता है। एक मिनट, जल की अनुपस्थिति में, हाँ मतलब जहां जल नहीं है, अम्ल विलय नहीं है, वहां जो अम्ल का व्यवहार है अम्लीय क्यों नहीं होगा। तो देखो, जल की अनुपस्थिति ना में अम्ल जो होता है H+ आयन डोनेट नहीं करता है, H+ आयन प्रदान नहीं करता है, इसीलिए अम्ल व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। आप समझ लो, जो H+ आयन नहीं देगा ना उसको मारेगा, और वो मतलब मारेगा, आई थिंक वो अम्ल प्रदर्शन नहीं करेगा। याद रखना, अम्ल गुण तभी दिखाएगा जब अम्ल क्या H+ आयन डोनेट करेगा, प्रदान करेगा। तो भैया सूखा चीज है तो उसको अम्ल अगर सूखा रहेगा तो H+ कहाँ से टूट पाएगा। तो उसको जल में घोल दोगे, जल में घोल देंगे तो जल की उपस्थिति में H+ आयन दे देगा, लेकिन जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं प्रदान करता है और इसलिए अम्ल व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल व्यवहार होता है। आगे देखो, और अब दोस्तों आप लोग का 2 सवाल, ये भी लघु उत्तरीय वाला सवाल हो गया, 3 और 4। अब आप लोग का जो है 5 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर हो गया लघु उत्तरीय, 4 नंबर भी लघु उत्तरीय। ओम का नियम लिखने बोला है, इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखने बोला है, प्रतिरोध को परिभाषित करने बोला है। ज्यादा सवाल बड़ा है पर आंसर बड़ा नहीं होगा। नियत ताप पर देखो, ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा है, तो अच्छे से देख लो। क्या है कि नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, भैया 30 डिग्री तो 30 डिग्री, उससे बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, उसी ताप पर। अब ताप कुछ भी हो सकता है ना। किसी चालक का विभवांतर जो होता है ना, देखो क्या बोल रहा है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम बोलते हैं। क्या कि ये कोई चालक है, ठीक है, क्या बोल रहा है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों, यहाँ और यहाँ के जो प्रवाहित विद्युत धारा जो बह रहा है ना यहाँ पर इतना, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसके सिरों का जो इसके सिरों का विभवांतर यानी वोल्टेज, ये किसी बैटरी से आगे कनेक्ट होगा, ठीक है, किसी बैटरी से आगे कनेक्ट होगा। अब यहाँ और यहाँ का जो वोल्टेज में अंतर है ना, वो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। मतलब धारा अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, धारा घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, ठीक है। तो सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम बोलते हैं। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहां से V = IR आप लोग का निकल जाता है। किसी चालक का वह गुण जिसके, अब क्या पूछा है कि प्रतिरोध पूछा है क्या है, तो यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वो अपने में होने वाले प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। कोई तार है, इसमें से धारा बह रहा है, ठीक है, ऐसे करके। अब इस चालक का वह गुण जिसके कारण जो धारा बह रहा है उसमें विरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न होगा, तो उसी रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध। मतलब भैया धारा के बहाव में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना, आप देखो जाया नहीं, ये दीर्घ उत्तरीय वाले, ये जो 5 नंबर वाले सवाल है, यानी कि लंबे सवाल, ठीक है। आंसर इसमें इसमें नंबर 5 नंबर मिलेगा। श्रेणी क्रम को परिभाषित करने बोला, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो देख लो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है, क्या कहते हैं, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। अब इसको प्रूव करना है, क्या, देखो हमें R1, R2, R3 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो इस प्रकार सबको सजा लेना है। ध्यान से देखो, इस प्रकार सबको सजा लेना है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम। इस प्रकार जो जुड़ता है ना श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और इस प्रकार जो जुड़ता है एक के बाद एक, इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। गॉट इट। चलो आगे देखो, तो
अब देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब में धारा समान बहेगा, इसमें भी धारा आई बहेगा, इसमें भी धारा आई बहेगा, इसमें भी धारा आई बहेगा, लेकिन 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 वोल्टेज इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा। याद रखना, श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है और वोल्टेज अलग अलग बहता है। पार्श्व क्रम में ठीक उसका उल्टा हो जाता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज पार्श्व क्रम में वोल्टेज समान हो जाएगा पर धारा सबके लिए अलग अलग हो जाएगा पार्श्व क्रम के लिए। लेकिन श्रेणी क्रम का बात कर रहे हैं दोस्त, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, धारा समान बहेगा, वोल्टेज अलग अलग बहेगा। चलो हो गया। और यहाँ पर आप लोग एक बैटरी लगा दिया है, धारा आई बह रहा है, आप यहाँ पर चाहो तो एक अमीटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या, 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बिल्कुल सर, ये तो हम भी देख रहे हैं, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सही है सर, आई तो धारा प्रवाहित हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या है, V1, V2 और V3। सर यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, बिल्कुल सही बात है सर। चलिए आगे बढ़िए। क्या है, प्रतिरोधों के सिरों जो है वहाँ पर V1 और V2 और V3 वोल्टेज है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ओम के नियम लगाएंगे हम लोग। ओम का नियम सबको पता है, V = IR होता है, तो हम लिख दिए V = IR। मान लीजिए इसको समीकरण, क्या दिक्कत है। अब देखो सर, V = IR लिखने से नहीं होगा भैया, V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है, इसलिए V1 का भी लिखना पड़ेगा, V2 का भी लिखना पड़ेगा, V3 का भी लिखना पड़ेगा। ये नाइंसाफी नहीं चलेगा। सब में से वोल्टेज अलग अलग बह रहा है ना मेरे दोस्त, तो सब में से वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। लिखें हम V1 = IR1, क्योंकि प्रतिरोध सब में अलग है, V2 = IR2 और V3 = IR3। समीकरण 3 4 2 3 4 मान लिए। अब चूंकि हमको पता है जो कुल वोल्टेज है भाई क्या है, V है, इसी से तो आगे V1 V2 V3 बटा है, हमको पता है कुल वोल्टेज V है, इसलिए हम लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3 लिख सकते हैं। और यहाँ कि बस आप लोग समीकरण 1 2 3 और 4 से, यानी कि बस इन सब का मान जो है V1 V2 V3 का मान यहाँ पर आराम से शांतिपूर्वक बैठा दो। बस मान बैठा दिए सबका, IR1 IR2 + IR3 और V = IR। यहाँ से देखो I सब में है तो I कॉमन आ जाएगा, यहाँ से I कटिंग, R = R1 + R2 + R3 आएंगे। यानी आपका जो आंसर हो गया R = R1 + R2 + R3। और ये आप लोगों का श्रेणी क्रम का सूत्र हो गया। गॉट इट। चलो आगे और एक प्रश्न देखते हैं, क्या है कि एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। देखो जनन पद्धति में क्या अंतर है। सबसे पहले देखो, एक कोशिक जीव आपको पता है, जो एक कोशिक के जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया, बहुकोशिक जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हो गया, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गया, ठीक है। तो एक कोशिक प्राय विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करता है। विखंडन मतलब क्या, कोई जीव है, एक कोशिक जीव, वो बहुत भागों में टूट फूट जाएगा, तो क्या हर एक भाग इसका एक नए संतति, नया जीवन, नया क्या बोलते हैं, नया बॉडी का निर्माण कर लेगा, ठीक है। उस प्रकार मुकुल निकल के आता है, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं, ठीक है। मुकुलन में यहाँ पर एक मुकुल निकल गया और यहाँ से टूट के हट जाता है, फिर ये एक नया मुकुलन का बड़ा चीज बन जाता है। तो इस प्रकार इन सब विधियों का यूज होता है एक कोशिक में। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। बहुकोशिक जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है, हमारे में जनन क्रिया जटिल होती है, और यह मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया से ही होती है। लैंगिक जनन आपको पता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, निश्चन होता है, तो फिर लैंगिक जनन होता है और उसके फलस्वरूप संतति का जन्म होता है। इसमें युग्मक बनने तथा उनके संयोग करने की आवश्यकता भी पड़ती है। आपको पता है जो आप लोग का लैंगिक जनन होता है ना, उसमें युग्मक बनने के लिए क्या संयोग करने की जरूरत होती है, नर और मादा युग्मक को मिलाना पड़ता है। उनमें युग्मकों के बनने के लिए युग्मक जननी की आवश्यकता होती है, ठीक है। युग्मक जननी मतलब क्या, जिससे युग्मक का जनन होगा, ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा तभी तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। आई बात समझ में, तो लगा दो थम्स अप, लगा दो लाइक और लगा दो शेयर की झड़ी, ताकि सभी को पता चले और एग्जाम में एकदम फोड़ कराए, ठीक है। बस चैनल पर दोस्तों पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, आप लोग से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।